हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 12 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है विच इज़ कलाइडोस्कोप, उसका ड्रामा नंबर 2 ब्रोकन इमेजेस। अब क्योंकि ये जो ड्रामा है ये आपका थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इस ड्रामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, 2 एंड 3। सो आज मैं पार्ट 1 का जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट करूँगी। अबाउट द ऑथर, सो लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। जो गिरीश कर्नाड हैं वो इस ड्रामा के, इस प्ले के ऑथर हैं। हिज पिक्चर यू कुड सी ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड। इनका बर्थ ईयर 1938 में हुआ था एंड विद गॉड्स ग्रेस ही स्टिल अलाइव, ये अभी भी हमारे साथ हैं। ये एक कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। कंटेम्प्रेरी यानी बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम, यानी इस वक्त के प्रेजेंट टाइम में कई सारे टीवी में भी आ चुके हैं, ये एक्टर भी रह चुके हैं। तो आज के ज़माने के ये राइटर हैं, लेखक हैं, प्ले राइट हैं, एक्टर हैं, टीवी सिनेमा में भी आते हैं और मूवी के डायरेक्टर भी ये हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है ईयर 1974 में, पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है ईयर 1992 में एंड ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है ईयर 1998 में। ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में ये लिखते हैं। जो भी इनके प्लेस होते हैं जनरली उनमें क्या होता है, हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में होता है एंड माइथोलॉजी के बारे में यानी भगवान देवता इन सारी चीज़ों के बारे में होता है। और ये किस चीज़ पर फोकस करते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, यानी आज के ज़माने में जो भी इश्यूज़, जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये उन्हीं के बारे में ही फोकस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हमारे इंडियन सिनेमा में भी काफ़ी ये एक्टिव है। ये जो प्ले आज हम पढ़ने वाले हैं इस प्ले को मल्टीपल लेवल्स यानी अलग अलग तरीके से आप नज़र से देख सकते हो इस प्ले को, क्योंकि इस प्ले में किस चीज़ पर फोकस किया गया है, वैल्यूज़ के ऊपर। यानी आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, दोनों ही वैल्यूज़, चाहे आपकी जो लाइफ की पर्सनल वैल्यूज़ हैं या एकेडमिक वैल्यूज़, यानी कि आप प्रोफेशनली, आप पढ़ाई में सब कैसे, ऑल दीज थिंग्स। एंड द इशू ऑफ बायलिंगुअलिज्म इन टुडेज वर्ल्ड, और बायलिंगुअलिज्म का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, उस पर फोकस किया है। अब बायलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है, यानी यूज़ ऑफ 2 लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेजेस यूज़ करता है या फिर 2 भाषाओं में लिखता है, तो उस वजह से लोग उसके बारे में क्या अच्छा क्या बुरा बोलते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज हम इस प्ले में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ऑथर एंड लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कैरेक्टर्स कौन है एंड व्हाट ऑल इज दिस ड्रामा ऑल अबाउट। इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर है वो है मंजुला नायक। ये एक बहुत बड़ी राइटर हैं जो कन्नड़ में लिखती हैं और फिर इन्होंने इंग्लिश में राइटिंग्स अपनी अपना जो लिखावट है, जो कहानियाँ हैं वो लिखना इन्होंने स्टार्ट करी। इस वजह से इनको बहुत अक्यूज़ हुई है, यानी लोगों ने इनको बहुत बुरा भला कहा कि आप अपनी खुद की मातृभाषा कन्नड़ लैंग्वेज को छोड़ के आप क्यों इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ चली गई। तो जिसका इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, काफ़ी कुछ हुआ। इस चैप्टर में दूसरी कैरेक्टर है मालिनी। मालिनी छोटी बहन है मंजुला नायक की। वो एक क्रिपल है, यानी कि उसका जो बॉडी का ऊपर का पार्ट है वो ठीक ठाक है, लेकिन जो कमर के नीचे, वेस्ट के नीचे का पार्ट है वो बैठा हुआ है, यानी वो चल फिर नहीं सकती। उसने अपनी पूरी उम्र व्हील चेयर पर निकाली और काफ़ी उसको मेडिकल इश्यूज़ रहे। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो मालिनी और मंजुला के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमेशा से बचपन से ही मालिनी के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया, उसको मेडिकल, उसको ठीक कराने में, उसको अगर पढ़ाई करानी तो उसके लिए ज़्यादा, तो उस वजह से उसको शहर ले गए थे और उसको गांव में ही रखा मंजुला को। शहर में उसके ट्रीटमेंट्स होते थे, उसकी पढ़ाई होती थी। तो मालिनी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी क्योंकि वो शहर की थी और मंजुला को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। हमेशा से ही पैसों में, इसमें उसमें मालिनी को हमेशा ज़्यादा बेनिफिट मिला उसकी डिजीज़ की वजह से, और मंजुला को हमेशा कहीं ना कहीं कम मिला। मंजुला के अंदर ये चीज़ की इनसिक्योरिटी डेफिनेटली थी। फिर मंजुला को एक इंसान से प्यार हुआ, मूर्ति करके है कोई, आप ये नाम आ जाएगा चैप्टर में। फिर मंजुला ने उनसे लव मैरिज कर ली। लव मैरिज हो गई, लेकिन उसके बाद मंजुला और मालिनी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिस वजह से मंजुला ने अपनी सिस्टर मालिनी को अपने घर ही बुला दिया क्योंकि उसकी देख रेख कौन करे। धीरे धीरे, क्योंकि मालिनी की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, भले ही वो व्हील चेयर पर थी लेकिन बहुत स्मार्ट लड़की थी वो, तो उसके हस्बैंड को, मंजुला के हस्बैंड को मालिनी से कहीं ना कहीं लव हो गया, उनके बीच में क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई मंजुला की मैरिड लाइफ में। मंजुला की फाइनली एक दिन डेथ हो जाती है उसकी बीमारी की वजह से, और दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि यूएस में उसका हस्बैंड शिफ्ट हो जाता है, माने मंजुला से भी दूर हो जाता है।
ऑल दीज थिंग्स ये चैप्टर में पूरी पोम में चलता है। कहीं ना कहीं मंजुला को बहुत बुरा लगता है, दुख होता है, और क्योंकि वो एक राइटर हैं, कई सारे उनकी किताब से रिलेटेड उनसे सवाल पूछे गए हैं एक स्टूडियो में बैठ कर के, तो वो क्या सवाल जवाब थे और उसकी लाइफ कैसी रही एंड में, वो सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। चैप्टर स्टार्ट होता है फेमस पोएट टी.एस. एलियट, इनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं। इनकी एक फेमस पोम थी द वेस्ट लैंड। इनकी फेमस पोम वेस्ट लैंड में से कुछ लाइन्स में, कुछ कविता की लाइनों से चैप्टर चालू होता है। क्या बोलती हैं लाइनें, देखते हैं। फॉर यू नो ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस where the sun beats and the dead tree gives no shelter। लाइन्स का मतलब है कि तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि जो ब्रोकन इमेजेस है, जो टूटे हुए बिंब हैं, उनकी एक ढेरी बनी हुई है। एक ऐसी जगह जहाँ पर सन होता है, वहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है, वहाँ पर परछाइयाँ बनती हैं, और जो ट्री होता है, जो एक घना पेड़ होता है, वो इंसान को छाया देता है, और इंसान कहीं ना कहीं उस छाया में ग्रो करता है, डेवलप करता है पर्सनली, प्रोफेशनली। लेकिन एक मरा हुआ ट्री, एक डेड ट्री कभी किसी को छाया नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में साइंस की तरक्की, टेक्नोलॉजी की तरक्की बहुत हो चुकी है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग अपने कल्चर्स को भूल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को भूल रहे हैं, यानी पूजा पाठ, इन सब को भूलते हुए जा रहे हैं। अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस का मतलब ये है कि ये जो नेचर है, ये बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, यानी छोटे छोटे पीसेस में पूरा नेचर, पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो फैला हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एम्प्टी है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। और क्या मिसिंग है, हमारी कल्चरल और हमारी स्पिरिचुअल बिलीव्स मिसिंग है। सो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कुछ पोएम की लाइन से, और अब मेन स्टार्ट होता है। मेन जो आपका चैप्टर है, यहाँ पर मंजुला नायक को बुलाया गया है एक इंटरव्यू के लिए, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। द इंटीरियर ऑफ अ टेलीविजन स्टूडियो। एक टेलीविजन स्टूडियो पर का इंटीरियर से चालू होता है कि एक टेलीविजन स्टूडियो पे जब दो लोग ऐसे बैठते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू चालू होता है। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ नज़ारा था एक टेलीविजन स्टूडियो का, जहाँ पे मंजुला नायक आने वाली थी क्योंकि उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। एक बहुत बड़ी प्लाज्मा स्क्रीन हैंग हो रही थी एक साइड पे, यानी कि हैंग करी हुई लगाई गई थी। इस तरीके से बड़ी सी पीछे स्क्रीन लगाई गई थी, इतनी बड़ी थी कि इस पर किसी भी इंसान का क्लोजअप जो है ईजिली देखा जा सकता है, और जो सामने ऑडियंस बैठी है वो सामने वाले का क्लोजअप ईजिली वो बड़ी सी स्क्रीन पे देख सकते हो, और इंटरव्यू भी देख सकते हैं पूरा। स्टेज का जो दूसरा साइड था, वहाँ पर एक चेयर रखी हुई थी। टिपिकली वो एक टेली टेबल थी। टेली का मतलब क्या होता है, टेलीविजन के लिए एक और टेबल। ये टेली टेबल होती है जहाँ पर टेलीविजन लगी रहती है नीचे से, और यहाँ पे सब लिखा हुआ इस तरीके का आता है। ये टेली टेबल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वाइड यानी काफ़ी विड्थ इसकी ज़्यादा थी, और सेमी सर्कल शेप में थी, कुछ इस तरीके से, ऐसे ये टेली टेबल होती है। इस तरीके का कुछ वहाँ पे दृश्य दिखाया गया था। और स्टेज के बैक पे, यानी बैक स्टेज पे, वहाँ पे बहुत सारे टेलीविजन सेट्स रखे हुए थे, और हर टेलीविजन अलग अलग साइज़ का था, यानी इस तरीके से बैक स्टेज पे अलग अलग टीवी चल रही थी उस स्टूडियो में। एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब ऊपर से जल रहा था टेबल पे, इतना ऊपर था कि वो मतलब हमें तो दिख सकता है, लेकिन स्क्रीन पर ऑडियंस को नहीं दिखेगा कि ऊपर एक रेड कलर का बल्ब जल रहा है। यहाँ पर कुछ जल रहा था। ओके, मंजुला नायक अंदर आती है। अभी वो, उसका शो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी वो बस आके बैठी है, अभी टेलीकास्ट जो है चालू नहीं हुआ। वो अपने कुछ मिड 30s एंड 40s में, यानी एज कुछ क्लियर नहीं बताई गई, बोला है कि 30s और 40s के बीच की उसकी कुछ एज थी, और उसकी जो वॉक, यानी जो उसकी स्ट्राइड थी, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी जब वो वॉक करके अंदर आई। वो एक लेपल माइक पहनी हुई है, इस तरीके का जो माइक होता है जो यूजुअली इंटरव्यूज़ में लगाया जाता है, वो इस तरीके का माइक पहनी हुई है। और ये देखकर इमीडिएटली आप बता सकते हो कि वो एट होम फील कर रही है इस ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में, क्योंकि वो आती है जैसे ही तो वो इधर उधर देखती है, और उसको ना एट होम फील होता है ना, उसको ये जो इन्वायरमेंट है काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, तो वो कंफर्टेबल फील करती है स्टूडियो में। अब यहाँ से डायलॉग स्टार्ट होता है। मंजुला कहती है, नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया, काफ़ी साफ़ सुथरा है आपका टेलीविज़न स्टूडियो। फिर वो जाती है और अपनी चेयर पे बैठ जाती है, और अपना जो ईयर पीस है ये, इसको एडजस्ट करती है ठीक तरीके से। फिर वो बोलती है, बट वेयर इज़ द कैमरा, कैमरा कहाँ है? और फिर किसी ने उसका रिप्लाई किया कि भाई कैमरा कहाँ है, क्योंकि इंटरव्यू होगा तो सामने कैमरा तो होना ज़रूरी है ना। फिर बोलती है, ओ वाह, आई सी, नई टेक्नोलॉजी है, अच्छा, पर ये डरावना नहीं है आप लोगों के लिए? द रेट ऑफ ऑब्सोलिसेंस, यानी
द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउटडेटेड। तो वो कहती है कि जो पुराना कैमरा वैमरा ये सब अब बहुत आउटडेटेड हो गया है, इसलिए अब नई टेक्नोलॉजी है, कैमरे के बिना ही मतलब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब इंटरव्यू शूट होगा। तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मेरे पास भी ऐसा कुछ कैमरा है, बट लंदन में है और टोरंटो में, यानी इससे पता चलता है कि वो लंदन टोरंटो से भी होकर आ चुकी है। तो कहती है मेरे पास इस टाइप का जो कैमरा है लंदन टोरंटो में है। लेकिन जब आप इंडियन टेलीविज़न स्टूडियोज़ के बारे में जब भी आप सोचते हो तो आप हमेशा कैसा इमेजिन करते हो, वहाँ का सीन काफ़ी क्लटर्ड यानी काफ़ी अनऑर्गेनाइज रहता है, चीज़ें स्टूडियो में बिखरी हुई रहती हैं, कैमरा उधर है, हर जगह वायर रहती है। तो इस तरीके का मैं इमेजिन करती हूँ, वो कहती है। और बहुत सारे मैन विमेन जो वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर स्करिंग अबाउट, यानी पूरे ऑफिस में इधर उधर जल्दबाजी में भाग रहा है, कोई माइक लेके भाग रहा है, कोई पेपर्स लेके भाग रहा है। इस तरीके का हमेशा इंडियन टेलीविज़न स्टूडियोज़ में मैं इमेजिन करती हूँ। और वो इधर उधर कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, बस चिल्लाते रहते हैं। और वहाँ पर लाइट्स कैसी होती है, एलिफेंटाइन लाइट्स होती है, यानी इस तरीके की जो लाइट्स दिख रही हैं बहुत सारी, इस तरीके की जो एलिफेंटाइन लाइन्स होती है ये इंडियन टेलीविज़न स्टूडियोज़ में रहती है। लोगों के कानों पे हेडफोन लगा रहता है, सामने कैमरा लगा रहता है। अब आप समझ ही सकते हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स वो बोलती है वहाँ पर किसी एम्प्लॉय को। पर यहाँ पर यहाँ पर सब कुछ कितना स्पार्टन है, यानी सब कुछ बहुत सिंपल है बट कंफर्टेबल नहीं है। वो कहती है सिंपल तो लग रहा है बट कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी शायद वहाँ पर उस टेलीविज़न स्टूडियो पर उसने देखी। वो कहती है हाँ मुझे पता है, बट अ बिट लोनली टू। यहाँ पर कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लोनली लग रहा है, एक साउंड स्टूडियो जैसे। साउंड स्टूडियो क्या होता है, जहाँ पर आप गाने सिंगिंग रिकॉर्ड करते हो, अपना म्यूज़िक अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करते हो। तो कहती है वो मुझे वैसा लग रहा है। फिर कहती है चलो ठीक है, ऑल राइट कोई बात नहीं, यहाँ पर कैमरा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बस सामने देखूंगी और मैं बोलूँगी अपनी स्पीच, जो भी मुझसे इंटरव्यू लिया जाएगा। और मेरे सामने एक इनविजिबल ऑडियंस होगी, यानी आप सिर्फ बोलोगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे और ऑडियंस इनविजिबल होगी। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ऑडियंस है, कैमरा, और आपको उतनी कॉन्फिडेंटली जवाब देना पड़ेगा। डायरेक्टली बोलूँगी। फिर कहती है ठीक है, फाइन ठीक है, मैं आपको सुन सकती हूँ, क्लियरली सुन सकती हूँ। और फिर उनके माइक का वॉइस टेस्ट वगैरह हुआ। फिर वो कहते हैं टेस्टिंग 1 2 3 4 5 हेलो शैल आई टैप ऑन द माइक, लाव्स। फिर वो कहती है ठीक है हाँ मैं माइक पे टैप करूँ, आवाज़ करूँ। फिर हंसने लगती है कि माइक ऑन ही नहीं था, आप माइक टेस्टिंग कर रहे थे। तो फिर वो हंसने लगती है। तो ऑल दीज थिंग्स, ये इनकी प्रिपरेशन चल रही है अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। फिर वो कहती है जो मेरी स्पीच है वो एग्जैक्टली 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसको टाइम्ड किया है, यानी मैंने टाइमिंग निकाल ली कि 10 मिनट में मेरी स्पीच ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो सामने वाला बंदा शायद उसको बोलता है कि आप कुछ रीड कर लेना। तो वो कहती नहीं मैं पढ़ के रीड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सामने देखूँगी और बोलूँगी। तो वो बंदा बोलता है ओके गुड, बट दैट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर, अ कपल ऑफ मिनट्स। तो फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर मैं पढ़ के भी बोलती हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ मिनट ज़्यादा लगेंगे। इफ़ आई डोंट फंबल टू मच। तो कहती है कि हंसते उससे वो गिगल करते कहती है कि अगर मैं ज़्यादा अटकी नहीं अपनी स्पीच में तो कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, अदरवाइज जो मैं लर्न करके आई हूँ अपनी स्पीच वो एग्जैक्टली 10 मिनट में मैं ख़त्म कर दूँगी। फिर वो पूछती है द येलो लाइट, यहाँ पर ये येलो लाइट क्यों है भाई? फिर वो कहती है ओके फाइन। शी माउथ्स 10 to 0 साइलेंटली एम्फसाइजिंग ईच काउंट विथ हर 4 फिंगर। 4 फिंगर क्या होती है? जो आपकी ये फर्स्ट फिंगर होती है इसको आप 4 फिंगर कहते हो, या इंडेक्स फिंगर भी कहते हो। फिर वो वहाँ पे फाइनली अब स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे टेलीविज़न स्टूडियो में काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। 10 9 8। तो जैसे ये काउंटिंग हो रही थी वो अपनी फिंगर से ऐसे कर रही थी अपने थाइस पे, अपने हैंड पे। 1 2, मतलब वो भी धीरे धीरे कर रही थी कि बस अब 0 पे स्टार्ट हो जाएगा, मैं लाइव आ जाऊँगी पूरी पब्लिक के सामने। और जैसे ही 10 पर पहला 10 काउंटिंग आई, पूरी लाइट्स जो थी वो येलो हो गई थी। जो अनाउंसर था वहाँ पर, जो टेलीविज़न स्टूडियो पे जो चीज़ें अनाउंस करता है, वो सामने से बड़ी सी प्लाज्मा स्क्रीन पर आ गया था। और जो जितनी दूसरी स्क्रीन्स थी छोटी छोटी बैक स्टेज पे, जो छोटी छोटी बाकी स्क्रीन्स थी वो अभी कुछ मिनट्स के लिए ब्लैंक थी, यानी अभी उन पर कुछ नहीं आता, सिर्फ प्लाज्मा स्क्रीन पे वो अनाउंसर दिख रहा था। अब फिर अनाउंसर फाइनली पब्लिक के सामने लाइव आ जाता है और वो क्या कहता है, गुड इवनिंग। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्राउड शाम है, बहुत ही गर्व करने वाली शाम है हम श्री टीवी चैनल वालों के लिए, क्योंकि आज रात हम आपके सामने मिस मंजुला नायक को लाने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपको इसलिए जानते हैं कि वो बहुत फेमस कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लेकिन 1 साल पहले उन्होंने एक बड़ा अच्छा अपना लेक्चर दिया था इंग्लिश लैंग्वेज में बैंगलोर में, और तब से तो लेके सभी लोग उनको जानने लगे हैं।
और वो हमेशा से कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती हुई आ रही हैं। ये उनके लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा से ही कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर रह चुकी हैं। और ये बात हम सब लोगों के लिए बहुत अमेजिंग है कि कन्नड़ राइटर्स जो हैं आर लेक्चरर्स इन इंग्लिश, यानी जो कन्नड़ में लिखने वाले लेखक हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चरर्स हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऐसे फ्रॉम द अर्लीस्ट। और शुरुआती दिनों से ही ऐसा हुआ है। फिर वो कुछ एग्जाम्पल्स देता है कि BM श्री, गोकक, अधिका, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कन्नड़ लैंग्वेज के राइटर्स भी थे पहले के ज़माने में और इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चरर्स रह चुके हैं। तो पुराने ज़माने के कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए। फिर वो कहता है इवन मॉडर्न वंस, आज के मॉडर्न ज़माने में भी कई सारे ऐसे राइटर्स हैं जैसे लंकेश, शांतिनाथ, अनंत मूर्ति, ये सब वो हैं जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चरर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स हम A.K. रामानुजन को कैसे भूल सकते हैं, जो कि इक्वली कंफर्टेबल फील करते थे दोनों लैंग्वेजेस में। कौन सी? कन्नड़ एंड इंग्लिश में। वो भी दोनों में ही लिखते थे, पढ़ाते थे। और पिछले साल ही मिसेस नायक जो हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को स्टंट कर दिया, यानी चौंका के रख दिया। यस, पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड, यानी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। एक नॉवेल लिख के उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत ही स्टंट फील करवा दिया। इनकी ये पहली नॉवेल है और इंग्लिश लैंग्वेज की इनकी पहली नॉवेल है जिसका नाम है द रिवर हैज़ नो मेमोरीज। और जहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश पब्लिशर्स को, जिस ब्रिटिश पब्लिशर्स को इन्होंने अपनी ये नॉवेल बेची है, उसका जो एडवांस अमाउंट मिला है इनको, अकेला सिर्फ अभी पूरा पेमेंट ही नहीं मिला, अभी तो सिर्फ थोड़ा बहुत % एडवांस अमाउंट जो इनको मिल गया है, इस एडवांस अमाउंट ने ही हेडलाइंस क्रिएट कर दी हैं, क्योंकि इतना भयंकर भारी पैसा मिला है इनको इस बुक के लिए, यहाँ पर भी और वेस्ट डायरेक्शंस में यानी फॉरेन में भी। और फिर ये जो इनकी नॉवेल है ये हमारी बेस्ट सेलर बन गई, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली नॉवेल बन गई। और इस चीज़ के लिए मिसेस नायक को हम सब लोगों का हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अभी तो ये जो अनाउंसर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है कैमरे के, मतलब पब्लिक के सामने, मिसेस नायक का। और आज की शाम हम एक कन्नड़ टेलीफिल्म दिखाने वाले हैं जो कि इस बेहतरीन नॉवेल पर ही बेस्ड है। जो फिल्म है वो एग्जैक्टली 10 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे साथ इस स्टूडियो में इस वक्त मिसेस नायक साक्षात खुद यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने माना है कि वो हमारे व्यूअर्स को अपने काम के बारे में एड्रेस करेंगी, यानी आप उनसे उनके काम के बारे में सवाल जवाब पूछ सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द लिटरेरी फिनोमिनन ऑफ द डेकेड मिसेस मंजुला नायक। और उसने उसको इंट्रोड्यूस किया और फिर साउंड ट्रैक यानी गाना बजने लगा और सब तालियों की आवाज़ होने लगी। वहाँ पे जो सारी लाइट्स थी उसकी एंटर होते ही ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, येलो से ग्रीन में, और जो अनाउंसर था वहाँ से चला गया और सामने प्लाज्मा स्क्रीन पर किसकी इमेज आने लगी? मंजुला नायक की इमेज आने लगी। और फिर वो बोलना स्टार्ट करती है जैसे ही उसकी एंट्री हो जाती है। मंजुला क्या बोलती है? नमस्कार, सबको नमस्कार करती है। मैं हूँ मंजुला नायक और मैं मेंशन कर दूँ कि मैं ऑफिशियली मिसेस मंजुला मूर्ति हूँ, क्योंकि वो बता रही है कि मैं मैरिड हूँ और मैं मिस मंजुला नायक नहीं, मैं मिसेस मंजुला मूर्ति हूँ, बट माई क्रिएटिव सेल्फ कंटिन्यूज टू बी मंजुला नायक। तो कहती है कि जब मैं क्रिएटिविटी की बात करती हूँ, जब मैं अपने काम की, अपनी कविताओं की, अपने लेखकों की जब मैं बात करती हूँ, तब मैं मंजुला नायक होती हूँ, यानी मैं अपने प्रोफेशनली अपना मैरिड सरनेम यूज़ नहीं करती हूँ, वो बता रही है। और लाइफ में ऐसे कुछ एरियाज़, कुछ ऐसे क्षेत्र ज़रूर होने चाहिए कि हमें हमारी शादी को इतना इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। और ये मस्ती मजाक करते हुए वो हंसने लगती है। ओके, फिर वो कहती है अगर हम एक इंसान के काम की बात करें तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले मैं एक इजी रास्ता निकाल देती हूँ। मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ उन 2 सवालों से जो यूजुअली हर कोई कम अक्रॉस करता है, यानी हर कोई मुझसे पूछता है। और यही 2 सवाल ऐसे हैं जो ऐसा लगता है सबको बड़ी टेंशन होती है, यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में भी, और अब्रॉड मतलब फॉरेन में। यानी मैं जहाँ जाती हूँ मुझसे ये 2 सवाल तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। और मैं इन 2 सवालों का आंसर अपनी बेस्ट, जितना मुझसे कोशिश होगी, मैं कम से कम टाइम में अपने जाने से पहले मैं बिल्कुल इन 2 सवालों का जवाब अच्छे से आपको देकर जाऊँगी। एक्चुअली दैट्स व्हाट अ राइटर शुड डू, इजंट शी? राइट एंड शट अप। तो फिर कहती है और यही एक लेखक को करना चाहिए भाई, लिख लो और उसके बाद चुप हो जाओ। और फिर वो हंसने लगती, कहती है अब लिख तो दिया ही, दुनिया ने पढ़ लिया, अब इस पर बोलना क्या, तो लिख के शट अप हो जाओ, यानी चुप हो जाओ। तो वो हंसने लगती है, वो बस ऐसी कॉमेडी कर रही है, ऐसी हंसी मजाक कर रही है।
फिर वो कहती है, वो फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं जो मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है, जो कि है यू हैव प्रॉबेबली गेस्ड इट ऑलरेडी। तो कहती है आपने अब तक तो गेस भी कर लिया होगा कि वो पहला सवाल क्या है। आफ्टर हैविंग रिटन इन कन्नड़ ऑल योर लाइफ, व्हाई डिड यू चूज सडनली टू राइट इन इंग्लिश? डू यू सी योरसेल्फ एज अ कन्नड़ राइटर और एन इंग्लिश राइटर? व्हाट ऑडियंस डू यू राइट फॉर एंड वेरिएशंस ऑन दैट थीम। तो पहला सवाल वो कहती है कि पहला सवाल तो यही होगा जो सबने गेस कर लिया होगा अब तक, कि आपने हमेशा से अपने बचपन से कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा है अपनी पूरी ज़िंदगी, और सडनली आपने इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों चूज़ किया लेखक लिखने के लिए? क्या आप अपने आप को एक कन्नड़ राइटर के तौर पर देखती हैं या इंग्लिश राइटर के तौर पर देखती हैं? और जो ऑडियंस है, और वो आप किस तरीके की ऑडियंस, किस तरीके की जनता के लिए आप लिखती हैं? कन्नड़ जनता के लिए या इंग्लिश जनता के लिए, फॉरेन जनता के लिए? तो जो भी चीज़ें हैं इस टॉपिक पर आप और खुल के हमें इस टॉपिक पर बताइए। तो वो कहती है ये सवाल मैं सबसे पहले तो आंसर करूँगी। तो कहती है मुझे लेट मी कन्फेस, मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग अपसेट हुए हैं, दुखी हुए हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया है, यानी मैंने अपनी नॉवेल कन्नड़ में ना लिख के इंग्लिश में लिखी है। और मुझे तो सच में ये फॉली करनी ही नहीं चाहिए थी, यानी मुझे बेवकूफ़ी भरी गलती मुझे सच में नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हुए हैं मेरे इंग्लिश में लिखने पर। जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, विद्वान लोग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बड़े बड़े लेखक जो मानो मेरे गुरु के समान थे, जो मेरे दोस्त, जिनको मुझे लगा कि जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूँगी तो वो मेरी पीठ थपथपाएंगे और मेरी खुशी, मेरी डिलाइट को दुनिया में शेयर करेंगे, वो सब मानो आज के डेट में ब्रीदिंग फायर यानी आग उगल रहे हैं मेरे लिए। ये सब लोग क्यों? क्योंकि मैंने कन्नड़ में ना लिख के पहली अपनी नॉवेल अब जो है इंग्लिश में लिखी है। हाउ डेयर आई राइट इन इंग्लिश एंड बिट्रे कन्नड़ लाव्स। फिर वो कहती है मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं कन्नड़ लैंग्वेज को धोखा देकर इंग्लिश में लिखूं? और फिर वो हंसने लगती है कि भाई मैंने ऐसा कैसा, इतना बड़ा गुनाह मैंने कैसे कर दिया भाई? कहती है बिट्रे, धोखा देना। कहती है मैंने कोई धोखा नहीं दिया। आंसर बहुत सिंपल है, अगर मैंने कोई धोखा दिया होता तो वो मैंने जानबूझ के किया होता, पर ये तो मैटर ऑफ कॉन्शियस चॉइस है, यानी मैंने तो जानबूझ के इंग्लिश में लिखा है। मतलब मैं लिखते लिखते सडनली इंग्लिश में लिख देती, पर मैंने तो जानबूझ के अपने होशो आवाज़ में कन्नड़ में ना लिख के इंग्लिश में लिखा है। तो मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। मैंने इंग्लिश में एक नॉवल लिखी है क्योंकि इट बर्स्ट आउट इन इंग्लिश, क्योंकि वो नॉवल मेरे दिमाग में इंग्लिश में आई कि मुझे इंग्लिश में लिखना चाहिए। और इससे मैं भी सरप्राइज हूँ कि कैसे मेरे दिमाग में आया कि मुझे इंग्लिश में लिखना चाहिए। और मुझे समझ ही नहीं आया कि जब मैं लिखने बैठी तो वो सब इंग्लिश में ही मेरे अंदर से निकल रहा था, पर फिर भी मैंने किया। बस यही बात है, और इसके अलावा मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती। मेरे अंदर से आया कि मुझे इंग्लिश में लिखना चाहिए। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। मैं एक राइटर हूँ, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ। What baffles me actually, let me confess, hurts me. Baffles का मतलब क्या होता है? Confuse me. तो कहती है एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, मैं बता दूँ, वो ये है कि मुझे बहुत दुख होता है, कि इस बात का दुख होता है कि जो हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, विद्वान लोग हैं, वो एक सिंपल सा सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ग्रास्प नहीं कर पा रहे। मुझे अक्यूज़ करा गया, यानी मेरे पे आरोप लगाया गया, मानो जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कोई गुनाह कर दिया है, कि मैंने फॉरेन रीडर्स के लिए ये नॉवेल लिखी है। मुझे बोला गया कि आपने तो फॉरेन रीडर्स के लिए लिखी है, इंग्लिश में आपने लिखा तो आपने फॉरेनर्स के लिए लिखा गया। सोचो, मुझ पे आरोप लगाया गया, जैसे कि मानो मैंने कोई क्राइम, कोई गुनाह कर दिया है। वो कहती है कि एक लेखक जो होता है वो अपनी ऐसी ऑडियंस को ढूंढने की कोशिश करता है वेयर शी और ही कैन फाइंड देम। तो वो कहती है कि एक राइटर जैसे अपनी ऑडियंस को ढूंढता है, ऑडियंस भी उसको ढूंढती है। वो कहती है जो मेरे ब्रिटिश पब्लिशर्स थे जिनको मैंने अपनी इंग्लिश नॉवेल बेची है, उन्होंने मुझसे बोला कि हमें आपकी बुक बहुत अच्छी लगी क्योंकि आपकी बुक कितनी ज़्यादा इंडियन है, यानी उसमें कितना इंडियन टच, इंडियन फील आ रहा है आपकी बुक पढ़ के। हम लोगों ने बहुत सारी किताबें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडिया से हम लोगों को मिली हैं, वो सब वेस्टर्न रीडर को व्यू में रखते हुए लिखी है। इसका ब्रिटिश पब्लिशर कहता है कि हम लोगों को कई ऐसी इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स किताबें मिली, लेकिन वो किताबें जब हमने पढ़ी तो राइटर्स तो इंडियन थे, लेकिन उसमें फॉरेन रीडर्स को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। उसमें से इंडियन टच, इंडियन फील नहीं आया। लेकिन जो आपकी नॉवेल है वो बहुत जेन्युइन है, उसमें प्रॉपर इंडियन फील आया।
और फिर वो हंसने लगती है। वो कहती है सोचो जो फॉरेनर्स है, ब्रिटिशर्स है, वो मुझसे कह रहे हैं कि आपकी बुक में इंडियन फील आ रहा है, तो आप मुझसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने ये अपने फॉरेन के रीडर्स के लिए लिखी है। सोचो मेरी बुक में इतना इंडियन फील था कि उन्होंने बोला कि आपकी बुक से इंडियन टच आ रहा है, तो मैंने ये बुक सबके लिए लिखी है, सिर्फ फॉरेन रीडर्स के लिए नहीं लिखी है, वो ये बोल रही है। फिर कहती है पर मेरी बात सुनता ही कौन है यहाँ पे। मान लो हमारे हिंदुस्तान में तो वैसा हो गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पंडित ने बोल दिया है कि कोई भी इंडियन राइटर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कोई भी, जैसे मानो ऐसा हो गया इंडिया में कि पंडित ने जैसे बोल दिया कि कोई भी इंडियन राइटर इंग्लिश में लिख ही नहीं सकता, लोग हम पे ब्लेम कर रहे हैं। इंडियन राइटर्स के लिए इंग्लिश एक डिसऑनेस्टी का मीडियम हो गया, यानी अगर किसी हिंदुस्तानी राइटर ने इंग्लिश में लिख दिया तो मानो उसने एक डिसऑनेस्टी कर दी, धोखा दे दिया अपने लोगों को मानो। ऑफ कोर्स एक इंसान इजीली पूछ सकता है कि कितने कन्नड़ राइटर्स ऑनेस्ट हैं जब वो एक्चुअली कन्नड़ा में लिखते हैं। तो कहती है कि मैं पूछती हूँ कि जो राइटर्स कन्नड़ लैंग्वेज में लिख रहे हैं, क्या वो एक्चुअली ट्रू है कन्नड़ के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए ट्रू है? मैं पूछती हूँ। फिर वो कहती है लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, अगर मैं ऐसा करने जाऊँ, सच्चाई पता लगाने जाऊँ, तो इमीडिएटली मुझे क्या ठहरा दिया जाएगा? एक ट्रेटर के तौर में, यानी एक ऐसा इंसान जो डिसलॉयल अपनी कंट्री के प्रति, अपनी लैंग्वेज के प्रति। यानी आप अपनी लैंग्वेज में कर रहे हो तो ठीक है, मैंने अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कर दिया तो गलत है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर वो कहती है इतनी ज़्यादा बहसबाजी हो चुकी कि आप जीत ही नहीं सकती। कहती है यू कांट विन। कहती है रिसेंटली जो प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल साहित्य अकेडमी के और नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के, जो हमेशा शायद नेमलेस रहेंगे, यानी जो अपना नाम कभी दुनिया के सामने बताते नहीं यूजुअली, कहते हैं रिसेंटली अभी जो ये प्रेसिडेंट थे, इन लोगों ने डिक्लेयर किया है कि जो इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो इसीलिए लिख रहे हैं ताकि वो पैसा कमा पाए। हमारे पे इल्ज़ाम लगा है कि जो इंडियन राइटर्स इंग्लिश में लिख रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पैसा कमा पाए। That by writing in English, they confess their complicity in the global consumer market economy. He of course spoke in English. Complicity का मतलब क्या होता है? To be involved in a crime. एक ऐसा व्यक्ति जो किसी गुनाह, क्राइम में इन्वॉल्व है। तो कहती है कि उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश राइटिंग, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं इंडियन राइटर्स, मानो वो ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में ऐसा दिखा रहे हैं कि वो लोग कोई क्राइम कर रहे हैं, जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के कोई गुनाह कर दिया है। फिर वो कहती है, और एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल साहित्य अकेडमी और नेशनल अकेडमी ऑफ द लेटर्स के प्रेसिडेंट ने जो भी बोला है हम लोगों के खिलाफ, उन्होंने ये इंग्लिश में ही बोला है, उन्होंने भी इंग्लिश में ही बोला। तो हमें कैसे वो अक्यूज्ड, आरोपी ठहरा रहे हैं? इंग्लिश में बात करना, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको एक अथॉरिटी दे देता है टू मेक मोर ओरेकुलर प्रोनाउंसमेंट्स ऑन इंडियन लिटरेचर्स एंड लैंग्वेजेस। प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन, यानी जो आप पब्लिकली कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हो। ओरेकुलर यानी ओरली, मुंह से बोली गई कोई चीज़। तो कहती है कि हम सबको पता है कि अगर हम कोई ओरली कोई चीज़ इंग्लिश में बोल रहे हैं या कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी इंडियन लिटरेचर और जो हमारी कई सारी लैंग्वेजेस हैं वो पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। हमारा हिंदुस्तान, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ग्लोबली सब जानते हैं, तो अगर हम हमारे हिंदुस्तान के बारे में इंग्लिश में बता रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही सही हमारा दुनिया, हमारा कल्चर, हमारे इंडिया के बारे में जो हमारे बिलीव्स हैं वो सब तक पहुंच रहे हैं वो। पर मेरा रिस्पॉन्स टू द चार्ज दैट आई राइट इन इंग्लिश फॉर मनी वुड बी व्हाई नॉट। कहती है लेकिन अगर मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, तो मैं इस बात पर कहूँगी व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं पैसे कमाऊँ मैं? सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। क्या ये अच्छा रीज़न नहीं है? आप पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हो, आप नहीं बैठे हो, तो मैंने अगर पैसा कमाया तो मैंने क्या गलत किया? क्या आप जानना चाहते हैं कि जब मैं कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी तो मुझे कितना रॉयल्टी पे किया जाता था, यानी मुझे कितना अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाता था एक बुक को लिखने के लिए? और फिर वो पॉज कर जाती है ना, चुप हो जाती है, यानी वो बताना चाहती है कि जब हम कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते हैं ना तो हम मेहनत करके इतनी बुक लिखते हैं और हमें सिर्फ इतने से पैसे मिलते हैं। लेकिन आज मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में जब कोई बुक लिखी है तो सिर्फ एडवांस अमाउंट ही जो मुझे उस बुक के लिए मिला है वो इतना बड़ा अमाउंट मिला है कि आज न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गई हैं। तो क्यों ना लिखूं भाई? आप और हम सब यहाँ दुनिया में पैसे कमाने के लिए ही आए हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का वो इस सब आंसर दे रही है।
Yet the accusation hides or perhaps reveals a grim anxiety. कहती है फिर भी ये जो एक्यूजेशन है, जो हम लोगों पर ये आरोप लगाया जाता है, ये कहीं ना कहीं छुप जाता है या कभी कभी तो सामने आ जाता है, और ये चीज़ हमें क्या देती है, ग्रिम एंजाइटी, यानी कभी कभी हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं और हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि हम लोगों के साथ लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी थे, उनके डिक्टम से, यानी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उससे बात बिल्कुल क्लियर है कि इशू यानी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएटिविटी की नहीं है पर पैसे की है। यानी उनके स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि एक राइटर की क्रिएटिविटी से उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो राइटर अपने काम से मनी, जो पैसा कमा रहा है, उससे इन्हें प्रॉब्लम है। एंड आई डोंट नो कि वो लोग हम लोगों से इतना क्यों जेलस हैं। तो कहती है जो सबसे ज़्यादा सबकी आंख में हिट करता है, चुभता है, वो है मनी, जो कि एक राइटर इंग्लिश में लिखकर कमा रहा है। ये सबको चुभ रहा है, हम लोग हमारा कमाया हुआ पैसा। कहती है जो मुझे मेरी नॉवेल के लिए एडवांस पैसा मिला, अकेला एडवांस ओनली, सोचो जब मुझे एडवांस पैसा मिला तो इससे मुझे ये मदद मिली कि मैंने जो मेरे जो कन्नड़ लैंग्वेज की जो मेरी जॉब थी, मैंने उसको रिज़ाइन किया और मैं अपनी राइटिंग्स पे, इंग्लिश लैंग्वेज की राइटिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट कर पाई। सोचो जॉब छोड़ना कितनी मुश्किल बात है, लेकिन मुझे इतना एडवांस मिल गया कि जो एट प्रेजेंट मैं जॉब कर रही थी मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे मैंने कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट किया लिखने के लिए। तो सोचो अभी तो मुझे पूरा अमाउंट भी नहीं मिला था और मैंने अपनी प्रेजेंट जॉब छोड़ दी। और ऑफ कोर्स यही रीज़न है सबकी जेलसी का, मंजुला नायक कहती है। कहती है मैंने हमेशा से कन्नड़ लैंग्वेज में हमेशा से स्ट्रगल किया है, हमेशा से पैसे कमाने के लिए बहुत मशक्क़त करी है, मेहनत करी है, और मैं इस बात को बिल्कुल समझ पाती हूँ। कहती है कन्नड़ लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब, एक कहावत है, अ रिस्पॉन्स इज़ गुड बट अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स इज़ बेटर। कहती है कि कभी कोई आपको रिस्पॉन्स दे, कोई आपको बताए कि आप कैसे कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपको मीनिंगफुल, जिसमें मीनिंग छुपा हो, बताए, मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दे, तो ये बेटर है, ये बहुत बेहतर बात है। फिर वो कहती है इस लाइन में ये जो शब्द है मीनिंगफुल, कहती है मीनिंगफुल का मीनिंग पता है क्या होता है? मीनिंगफुल का मीनिंग होता है अर्थपूर्ण, एक ऐसी चीज़ जिसमें पूरा अर्थ पूरी तरीके से बताया गया है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। फिर कहती है कन्नड़ में एक और वर्ड है जिसका नाम, जो वर्ड है अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है मनी, यानी कि पैसा। वो कहती है एंड ऑफ कोर्स फेम, पब्लिसिटी, ग्लैमर, पावर, और फिर वो हंसने लगती है। कहती है अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल तो होना ही चाहिए, और अर्थपूर्ण यानी मनी से पूर्ण, यानी आप काम वो करो जो पैसे से भरपूर हो। तो मैंने अर्थपूर्ण काम किया, यानी वो काम किया जो पैसे से भरा हुआ है, जिसमें ऑफ कोर्स मैं फेमस हुई, मुझे पब्लिसिटी मिली, ग्लैमर, पावर, पैसा सब मिला मुझे। और फिर वो हंसने लगती कि चलो ठीक है। फिर कहती है लेट मी लीव इट एट दैट, यानी चलो छोड़ते हैं इस बात पे, भाई मैंने लिखा इंग्लिश में तो मैंने लिखा, और जितना एक्सप्लेनेशन मुझे देना था मैंने दे दिया। फिर जो सेकंड क्वेश्चन हर इंसान मुझसे पूछता है वो मेरी बुक के बारे में होता है। फिर वो कहती थैंक गॉड, फाइनली जो काम मैंने किया है, जो बुक मैंने लिखी है, उसके बारे में मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। और लोग मुझसे बोलते हैं कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती हो, इतनी एक्टिव दिखाई पड़ती हो हमेशा, और आप अपने कॉलेज के ज़माने में लॉन्ग जंप एथलीट भी थी, स्पोर्ट्स में भी थी। ऑफ कोर्स अंजू बॉबी जॉर्ज जैसी नहीं, बट आपने, पहले मैं बता दूं अंजू बॉबी जॉर्ज कौन है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज की पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं। ये आज की डेट में एक रिटायर्ड इंडियन एथलीट हैं जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था लॉन्ग जंप के लिए ईयर 2003 में। तो कहती है कि हाँ मैं अंजू जॉर्ज बॉबी जैसी तो नहीं हूँ, बट हाँ मैंने कॉलेज में सब किया। पर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जब आप इतनी एक्टिव थी, आप तो एथलीट थी, तो आपने ये कैसे क्रिएट किया, यानी आपने अपनी नॉवेल में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कैसे बताया जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसने बेड पर गुजार दी, यानी उसको बीमारी थी और वो इंसान पूरी लाइफ टाइम बेड पे था। आपने उसकी इनर लाइफ के बारे में, उस पर्सन के बारे में ऐसे कैसे जाना, क्योंकि आप तो बहुत एक्टिव रही हो, तो आप एक बीमार व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के बारे में अपनी बुक में खुल के कैसे आपने बताया। हाउ कैन अ हेल्दी आउटडोर वुमन बी सो एम्पैथेटिक टू द इमोशनल वर्ल्ड ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन। तो उसने बोला कि लोग मुझसे पूछते हैं कि एक ऐसी औरत जो इतनी आउटडोर है, यानी हमेशा चलती फिरती रहती है, स्पोर्ट्स में है, वो एक डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि एक कमज़ोर व्यक्ति जिसको बीमारी है, जो बिस्तर पे पड़ा है, उस व्यक्ति के अंदर जो इमोशनल दुनिया चल रही है, उसके बारे में
आपने कैसे समझा और कैसे अपने नॉवल में आपने उसको लिखा? तो कहती है ये बहुत दुख की बात है, पर इस चीज़ का पूरा श्रेय मैं अपनी छोटी बहन मालिनी को देना चाहूँगी। अब यहाँ पे हमारा सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। वो कहती है मेरी बहन फिजिकली चैलेंज थी, यानी वो बेचारी को शारीरिक प्रॉब्लम थी। उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसको टेक्निकली बोलते हैं मेनिंगोमाइलियोसिल। जो उसकी शरीर का ऊपर का हिस्सा था वो बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी कमर के नीचे का जो हिस्सा था उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो चुका था, यानी नीचे का हिस्सा वो चल फिर नहीं सकती थी, ख़राब हो गया था, वो कम्प्लीटली डिसफंक्शनल था, यानी बिल्कुल बेकार था। और उसके जब से उसने इस दुनिया में पैदा हुई है तब से लेके कई सारे ऑपरेशंस हुए उसके, जिसकी वजह से उसका जो एग्जिस्टेंस था, जो वो बेचारी जीवित थी, वो मिजरी में यानी बहुत ही मुश्किल समय में जी रही थी। उसकी लाइफ बहुत बुरी हो चुकी थी, इतने बेचारी के साथ ऑपरेशन ये सब होते ही रहते थे, और उसने अपनी पूरी लाइफ एक व्हील चेयर पर निकाल दी। तो उस वजह से ही मतलब मैं एक डिसेबल्ड इंसान के अंदर की चीज़ों को समझी और मैंने अपनी बुक में लिखा। कहती है आज से 6 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो वो हमारे साथ हमारे घर में, जो हमारा घर जयनगर में, वहीं पर हमारे साथ रहने आ गई, यानी मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ, और मैंने ही उसको नर्स किया, यानी मैंने ही उसकी पूरी केयर करी। और जब वो जीवित थी और जब उसके अंतिम समय था, जब उसके अंतिम आखिरी कुछ महीने बचे थे, जब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, ड्यूरिंग लास्ट फ्यू मंथ्स, हाँ, तो आखिरी महीने जब उसके बचे थे तो क्लियरली उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि समझ में आ गया था कि अब इसकी डेथ ही होने वाली है। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मंजुला नायक कहती मैं चाइल्डलेस हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और समझो मेरी छोटी बहन मेरे बच्चे समान ही बन गई। सच में ये जो बुक है ये मेरी बहन के बारे में ही है, मालिनी के बारे में ही है, और उसकी याद में मैंने ये बुक उसी को ही डेडिकेट की है, समर्पित की है। पिछले साल मेरी बहन की डेथ हो गई, कुछ महीने पहले ही, जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर द बुक केम आउट। तो बुक जब रिलीज़ हुई उसके कुछ महीने पहले ही पिछले साल मेरी बहन की डेथ हो गई, तो ये बुक उसी के बारे में है। I have tried to relive what I learnt about her emotional life as I nursed her, tended to her, watched her helplessly as she floated into death. Tended का मतलब क्या होता है? जब आप किसी की ज़रूरतों से, किसी की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आप ही डील करते हो, यानी आप टेंड कर रहे हो उनको। तो कहती मैंने हमेशा से वो जीने की, वो फील करने की कोशिश की है, वो वैसी इमोशनल लाइफ इमेजिन करने की कोशिश की है जैसा मेरी बहन फील करती थी, क्योंकि हमेशा से मैंने ही उसकी केयर की, जो भी उसकी ज़रूरतें थी, जो भी वो बेचारी रोज़ की प्रॉब्लम से गुजरती थी, सब कुछ मैं देखती थी, और मैं बहुत हेल्पलेसली, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसकी बॉडी को सहन ही करनी पड़ती, और बेचारी आखिरी में मुश्किलों से वो उसकी डेथ ही हो गई। मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, मैं अपनी बहुत सुंदर जेंटल सिस्टर को बहुत मिस करती हूँ। और ये बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो गई, मॉइस्टन हो गई, अपने आंसू पोंछने लगी। वो वही एक ओनली कैरेक्टर है इस नॉवल में जो मैंने अपनी लाइफ से लिया है, यानी जो मैंने नॉवल लिखी है इस नॉवल में जो मेरी बहन का ही कैरेक्टर है, जो सिर्फ मैंने अपनी रियल लाइफ से लिया है। बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ जो पूरी स्टोरी है वो पूरी फिक्शनल है, यानी पूरी इमेजिनेबल है, यानी वो मेरी काल्पनिक है सब कुछ। सिर्फ जो सही चीज़ है वो मेरी बहन का कैरेक्टर है, बाकी सब कुछ मेरी नॉवल में काल्पनिक है। मैंने उन सब चीज़ों को खुद अपनी क्रिएटिविटी से इन्वेंट किया, बनाया है। और ये बोल के वो पॉज हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस स्टोरी का, इस ड्रामा का जो पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आने वाला है, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दोज पार्ट्स ऑल्सो। Other than this, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel. तब तक लिए bye bye and take care.